जय हिंद दोस्तों, एपीएससी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोगों को। आइए अब देखना है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहता है ना कि स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग मतलब ये जो बिंदु होता है ना उसको हम विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, यानी विसर्ग संधि यही कहता है कि स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे मनः प्लस हर, तो यहाँ पे देखिए स्वर है, उसके बाद फिर व्यंजन है और उसके साथ क्या आ जा रहा है? विसर्ग आ रहा है, तो इसमें परिवर्तन होगा, बन जाएगा मनोहर। अब ये कैसे हो रहा है हम जब संधि का जब इसके नियम पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए नी प्लस रज बन जाएगा नीरज। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे संधि के नियम। तो आइए देखते हैं विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि का पहला नियम कहता है ना कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क्या हो? वर्गों का तृतीय वर्ण, वर्गों का तृतीय वर्ण हो या फिर चतुर्थ वर्ण हो या फिर पंचम वर्ण हो, पंचम वर्ण हो या फिर या र ल व और ह। ठीक है, या र ल व और ह में से कोई एक हो तो क्या होगा? ये जो विसर्ग है ना बन जाएगा उ। ठीक, और फिर ये उ अ से मिलेगा ना, अ से मिलेगा तो बन जाएगा ओ। ठीक है, एक बार समझाते हैं। कर है ना कि यदि अ विसर्ग के पहले क्या हो? अ हो और विसर्ग के बाद क्या हो? वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या फिर य र ल व ह में से कोई एक हो तो ये विसर्ग उ बन जाएगा और फिर ये उ अ से मिलेगा ना तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। जैसे देखिएगा मन प्लस हर। ठीक, तो देखिए इसमें से अंतिम निकाल लेंगे वर्ण क्या है, तो मना में अ आएगा तो इसको निकालेंगे ना तो मना अ निकल गया, उसके बाद ये विसर्ग है और उसके बाद हर तो हर। अब देखिए ये जो है ना विसर्ग, विसर्ग हो जाएगा उ, हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे उ और उसके बाद हर तो हर। अब ये देखो अ और उ मिलकर क्या बन जाएगा? अ और उ मिलकर बन जाएगा उ, ओ। उसके बाद हर तो हर बन जाएगा मनोहर। एक और देखते हैं, सरा प्लस वर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अन है ना तो अ निकालिएगा तो सर प्लस वन। इसके बाद क्या हो जाएगा? अ के बाद उ हो जाएगा, उसके बाद वर, तो ये दोनों मिलकर ओ हो जाएगा। बन जाएगा सरोवर। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए मना प्लस रथ। ठीक, तो मना में क्या निकलेगा? अ निकलेगा, उसके बाद रथ तो रथ। अब ये जो मना है ये यहाँ का जो विसर्ग है ना बन जाएगा उ, तो अ प्लस उ हो गया रथ, तो ये मनो अ प्लस उ मिलकर ओ बन गया तो मनोरथ बन जाएगा। मनोरथ। ठीक है, ऐसा ही आप लोग बनाइएगा। आप दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा पया प्लस द, मनो प्लस रम, यशो
धारा, इसको आप लोग बनाइएगा। आइए हम विसर्ग संधि का दूसरा नियम देखते हैं। विसर्ग संधि का दूसरा नियम कहता है ना कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो, च या छ होगा ना, तो विसर्ग के स्थान पर ताला बेस हो जाता है। ठीक है। और दूसरा बात बोलता है कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो, त या ठ हो ना, तो ये विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे नी प्लस चय। ठीक, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद क्या है, च है, तो विसर्ग के बाद च आएगा तो विसर्ग का स्थान पर ताला बेस हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, विसर्ग का स्थान पर ताला बेस लिख देंगे। उसके बाद चय तो चय, जब इसको जोड़ेंगे ना तो निश्चय हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए नी प्लस छल, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो विसर्ग का स्थान पर ताला बेस हो जाता है। छल तो छल, इसको जोड़ देंगे तो निश्चल हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए धनु है, उसके बाद टंकार है, तो देखिए यहाँ विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ट आ रहा है, तो विसर्ग का स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा। मूर्धन्य स, उसके बाद टंकार तो टंकार, अब इसको जोड़ेंगे तो धनुष टंकार हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तीसरा नियम कहता है ना कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो, सकार हो। ठीक है, सकार मतलब तालाबे स, मूर्धन्य स या दंत स। ठीक, यानी विसर्ग के बाद अगर सकार होगा ना, तो ये विसर्ग के स्थान पर वही सकार हो जाता है, वही सकार हो जाता है। अर्थात यानी यहाँ पे जो स होगा वही स यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। जैसे देखिए यहाँ पे नी प्लस संदेह। ठीक, तो देखिए विसर्ग के बाद क्या है, दंत स है, तो विसर्ग हटेगा तो वही स आएगा, जो यहाँ पे स है वही यहाँ पे भी स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स, संदेह तो संदेह। अब इसको जोड़ेंगे तो नी संदेह। एक और एग्जांपल देखेंगे, नी प्लस शब्द। ठीक, तो देखिए विसर्ग के बाद क्या है, ताला बेस है, तो विसर्ग हटेगा तो वही स आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे ताला बेस हो जाएगा, शब्द तो शब्द। अब इसको जोड़ेंगे तो नी शब्द। देखिए अगला दो प्लस शासन। तो देखिए विसर्ग के बाद क्या है, स है, तो फिर विसर्ग हटेगा वही स यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दो प्लस शासन, तो ये हो जाएगा दुशासन। चौथा नियम कहता है ना कि यदि विसर्ग के बाद र हो, तो विसर्ग के पहले वाला जो ह्रस्व है ना, जो पहले वाला जो ह्रस्व स्वर है वो हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, कहता है ना कि विसर्ग के बाद क्या हो, र होगा, तो विसर्ग के पहले वाला अगर ह्रस्व स्वर रहता है तो हो जाता है दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा नी प्लस रोग, तो देखिए यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है, र है, तो विसर्ग के पहले वाला जो ह्रस्व स्वर है नी, छोटा ई की मात्रा आ रहा है, तो छोटा ई है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ई, यानी नी रोग हो जाएगा। ठीक है, यानी विसर्ग के स्थान पर ह्रस्व से दीर्घ हो गया और विसर्ग का लुप्त हो गया। फिर एक बार देखते हैं, नी प्लस रज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा विसर्ग के बाद क्या है, र है, तो विसर्ग के पहले वाला ह्रस्व दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा, तो निरोग। एक और जैसे मान लीजिए दो प्लस राज, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो विसर्ग के पहले वाला जो ह्रस्व है ना
वो दीर्घ हो जाएगा, यानी इसमें दू छोटा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाएगा दू राज्य और विसर्ग हट गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए प्रातः प्लस रम्यम, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद क्या है, र है, तो विसर्ग के पहले वाला ह्रस्व दीर्घ हो जाएगा, तो यानी प्रातः में आ रहा है तो आ हो जाएगा, तो यहाँ जब आ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्रातः रम्यम। पांचवा नियम कहता है ना कि यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, कोई स्वर रहे, ठीक है, यानी विसर्ग के पहले क्या हो, आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, और विसर्ग के बाद बोले तो प्लस के बाद क्या हो, या तो कोई स्वर हो, या फिर कोई वर्गों का तृतीय वर्ण हो, वर्गों का तृतीय वर्ण हो, चतुर्थ वर्ण हो, या कोई पंचम वर्ण हो, ठीक है, तब क्या होगा, ये जो विसर्ग है ना उसकी जगह पर र हो जाता है। ठीक, जैसे देखें यहाँ पे नी प्लस जल, तो यहाँ पे देखिएगा विसर्ग के बाद क्या है, स्वर नहीं है, कोई बात नहीं, वर्गों का तृतीय वर्ण है तो ये विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा र, तो यहाँ पर र लिख देंगे, उसके बाद जल तो जल, तो ये हो जाएगा निर्जल। ठीक, जैसे मान लीजिए नी प्लस झर, तो विसर्ग के पहले क्या है, आ को छोड़कर कोई स्वर है, और उसके बाद क्या है, वर्गों का चतुर्थ वर्ण है, तो यहाँ पे विसर्ग का स्थान पर र हो जाएगा, निर्झर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखेंगे नी प्लस उपाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, उपाय तो उपाय, और इसको जोड़ेंगे तो निरूपाय। आइए हम छवा नियम देखते हैं। छवा नियम कहता है ना कि विसर्ग के आगे भी अ हो और पीछे भी अ हो, ठीक है, यानी आगे भी अ होगा और पीछे भी अ होगा, तो ये विसर्ग और अ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है, विसर्ग और अ मिलकर ओ हो जाता है। ठीक, और उसके बाद ये जो अ है अर्ध अ हो जाता है, अर्ध अ, अर्ध मतलब ये जो सिंबल है ना, ये अर्ध अ, इसको अर्ध अ बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे मान लीजिए स प्लस अवदत है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद भी अ है, विसर्ग के पहले भी अ है, इसको निकालिएगा तो अ निकलेगा, और उसके बाद अवदत, तो यहाँ पे देखिए अ और विसर्ग मिलकर क्या बन जाएगा, अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों मिलकर ओ हो गया, और उसके बाद ये जो अ है ना, अर्ध अ, अर्ध अ मतलब ये अ, अर्ध अ का रूप ले लेगा, ये वाला रूप ले लेगा, उसके बाद अवदत तो अवदत, और इसको जोड़ेंगे बस सो अवदत। ठीक, एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए शिव व प्लस अर्च्य, यहाँ पे देखिए विसर्ग की पहले भी है बाद में भी है, निकालिएगा इसको पहले वाले को, तो ये निकालेंगे तो यहाँ पे हलंत हो जाएगा, यहाँ पे अ, और उसके बाद अर्च्य तो अर्च्य। अब देखिए यहाँ पे ये जो विसर्ग है और ये अ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर ओ हो गया, उसके बाद ये जो अ है अर्ध अ हो जाएगा, अर्ध अ मतलब इसको अर्ध अ बोलते हैं, उसके बाद चर्या, अब इसको जोड़ेंगे तो शिवो अर्च्य। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्रथमा प्लस अध्याय,
तो यहाँ पे देखिए विसर्ग के पहले भी और है, इसको निकालेंगे तो और निकलेगा, और निकल गया। उसके बाद अध्याय। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग और अ मिलकर ओ बन जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया ओ, और उसके बाद ये अध्याय अध्याय, और उसको जोड़ेंगे तो प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सातवां नियम कहता है ना कि यदि विसर्ग के पहले ई या उ रहे तथा विसर्ग के बाद क्या हो, क, ख, प या फ हो, तो ये विसर्ग है ना, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक, जैसे देखिएगा यहाँ पे देखिए नी प्लस काम, तो देखिए विसर्ग के पहले क्या है, ई है, ई है, उसके बाद क्या है, क है, तो ये जो विसर्ग है वहां पे हो जाएगा मूर्धन्य स, हम यहाँ पे मूर्धन्य स लिख दिए। उसके बाद काम तो काम, तो ये हो जाएगा निष्काम। अगला देखिएगा ने प्लस फल, तो विसर्ग के पहले ई है, उसके बाद क्या है, फ है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा मूर्धन्य स हो जाएगा, तो निस प्लस फल, तो हो जाएगा निष्फल। ठीक, अगला देखिएगा आवी प्लस कार, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग के पहले ई है, उसके बाद क्या है, क है, तो यहाँ पे हो जाएगा मूर्धन्य स उसके बदले में, और उसके बाद कार तो कार, तो इसको हो जाएगा आविष्कार, आविष्कार। अगला देखिएगा चतु है और उसके बाद कोण है, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग की जगह पे मूर्धन्य स हो जाएगा, कोण तो कोण, यहाँ बन जाएगा चतुष्कोण। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आठवां नियम कहता है ना कि यदि विसर्ग के बाद त हो ना, तो ये विसर्ग के स्थान पर दंत स होता है। जैसे देखेंगे नमः प्लस ते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हो जाएगा मूर्धन्य सॉरी दंत स, और इसको जोड़ेंगे तो नमस्ते हो जाएगा। जैसे देखेंगे अगला शिव प्लस तथा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिव है, उसके बाद यहाँ पे दंत स हो जाएगा, उसके बाद तथा तो तथा, शिवस तथा, शिवस तथा। एक और एग्जाम्पल देंगे, जैसे मान लो इतः प्लस ततः, तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे ये हटेगा, इसके जगह पे दंत स हो जाएगा, ततः ततः, तो हो जाएगा इतस ततः। ठीक है, पता है कि यदि विसर्ग के बाद क या ख या प या फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पे प्रातः प्लस काल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क के बाद विसर्ग के बाद क्या है, क है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, थेम का थेम लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उत्साह प्लस काल, तो इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा, थेम का थेम लिख देंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए अंतः पूरम, पूरम, तो विसर्ग के बाद क्या है, प आ रहा है ना, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, जो का सो लिख देंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे।